एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की। विनीता वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शिरोद्र वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आज की क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज है भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन तक ऐसा ही रहेगा कि क्लास की टाइमिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं या नाइट में आप हमेशा एक बार टाइम चेक कर लें कि आज की क्लास का शेड्यूल क्या होने वाला है। धर्मेंद्र अमन एमडी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई सभी को। लेकिन मैंने आपकी ऑलरेडी 2 क्लासें कराई हैं एक टॉपिक के ऊपर। मैं चाहता हूं आप अगले 2 मिनट मेरे साथ उस टॉपिक को सुने समझें दोबारा से। होपफुली मेरी वॉइस अच्छे से आ रही होगी आप लोगों तक। अगर मैं कल की क्लास के बारे में बात करूं तो आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ा था कि 1950 में इसकी शुरुआत हुई है और ये बजट के सेम डे आया करता था, लेकिन बाद में चेंज होकर बजट से एक दिन पहले आने लगा है। ये देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है इस समय वर्तमान में उसके बारे में बताता है। मैं उसे चेंज करता हूं, फाइनेंस कमीशन टॉपिक में लिखा वो ठीक, वो चेंज हो जाएगा धर्मेंद्र। इसके अलावा मैंने आपको बताया यहां पर कि बजट में जितने भी खर्च होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से होते हैं। आर्टिकल 266 में ये बात मेंशन है। मैंने कहा आपसे कंटिजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट फंड भी होते हैं, लेकिन उससे बजट के एक्सपेंस नहीं होते। मैंने आपसे ये भी कहा कि जिस वर्ष चुनाव होता है उस साल 2 बार बजट आता है। एक बजट फाइनल ही होता है और एक इंटरिम बजट आता है, या कई बार वोट ऑन अकाउंट भी लेकर आती है सरकार। मैंने बताया कंसोलिडेट फंड से पैसा निकालने के लिए सरकार जो है वो एप्रोप्रिएशन बिल पास करती है। कई बार बीच बीच में अलग अलग से लेकर आते हैं। और चलिए सबसे सर बड़े आशा इस बार सीडीएस के इकोनॉमिक्स में रुला दिया था भाई। वो देखो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, कई बार आसान कई बार मुश्किल, लेकिन ओवरऑल पूरे पेपर को अगर आप ध्यान से देखें आउट ऑफ 120 आप कितना कर आए वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ये सब करना है। आरबीआई के पास रखा जाता है नहीं भाई, ये सारा का सारा पैसा भारत सरकार के पास और आरबीआई के पास अकाउंट बनता है। आरबीआई सरकार का, हाँ उसमें आप इस तरीके से कह सकते हो, मतलब ये होता सरकार का, आरबीआई के पास जो बैंक का सरकार का अकाउंट खुलता है उसमें आप कह सकते रखा जा सकता है। चलिए इसके अलावा मैंने आपको बताया फिस्कल स्टिमुलस, गिलोटिन, कंसोलिडेशन। आज की क्लास जो है ना बड़ी यूनिक होने वाली है। यूनिक का मतलब है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट तो है ही, ऑब्वियस है, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा बिल्कुल अपने कमेंट पर से हाथ हटा लीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो मैं कहूं उस पर सुनिए, सोचिए ध्यान से। आरओ एआरओ के लिए पूरी तरह सफिशिएंट है आशुतोष, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। 22 दिसंबर को एग्जाम है ना भाई आपका, तो बिल्कुल हो जाएगा तब तक। लेकिन जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। देखिए अब हमारे पास एक चीज आती है सर कि बजट अगर सरकार बनाती है तो मुझे बताइए बजट में हम जनरली तौर पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपसे कहा कि बजट में 2 चीजें होती है सर। आने वाले वर्ष की सरकार के द्वारा अनुमानित प्राप्तियां बताई जाती हैं कि सरकार को कहां कहां से कितनी प्राप्तियां होंगी, और सरकार के द्वारा यही एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी पेमेंट बताई जाती है। बहुत ध्यान से सुनना कि सरकार को लगभग कितना खर्च करना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में जितनी भी प्राप्तियां सरकार को होंगी, हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट, ध्यान से सुनना। एक को क्या कहा जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, हिंदी में राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। और दूसरे को देखो यहां पर कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, यानी पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवाऊंगा आपको, लेकिन आपने ये सीखना है कि सर जितनी भी इनकम गवर्नमेंट को होती है हम उसे मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। इसी तरह याद रखना गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप इनको दोनों को ध्यान से देखेंगे, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो आप कहेंगे जो बिल्कुल कर सकते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल के फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन अब ध्यान से समझना, ये जो हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है हम इसको इस तरीके से तो डिवाइड करते ही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इसको डिवाइड करने का एक तरीका ऐसे भी होता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर हमारे हैं उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर हमारे डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट लेकर आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डेवलपमेंट लेकर नहीं आते हैं, उन्हें नॉन डेवलपमेंट, यानी कि हम डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट में भी अपने खर्चों को डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना।
और हम अपने खर्चों को प्लान और नॉन प्लान में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आप मुझे याद करके बताइए, मैंने पहली क्लास में आपको ये पढ़ाया, बजट की पहली क्लास में, कि जो नॉन प्लान वाला जो क्लासिफिकेशन हुआ करता था, अब ये एंड हो चुका है। मैंने आपको बताया कि 2017 से ये हमारे पास समाप्त हो चुका है। अब ये वाला कंसेप्ट नहीं आता, क्योंकि 2016 तक आखिरी बार आया था। 2017 में इस वाले कंसेप्ट को कि हम एक्सपेंडिचर को प्लान और नॉन प्लान में डिवाइड करेंगे, ये हमारा अब खत्म हो चुका है। मैं कराऊंगा इकोनॉमिक सर्वे, डिटेल में नहीं होगा। इकोनॉमिक सर्वे की डिटेल का मतलब आप ये कह सकते हो, सर इकोनॉमिक सर्वे जो 2023 का था 2024 में लाया गया, उसको डिटेल में करा दीजिए, तो मैं आपकी बात को बिल्कुल मानूंगा और कोशिश करूंगा भाई। मैं जिस दिन बजट वाली क्लास पूरी होगी, यानी मैंने कहा लगभग 4 से 5 दिन की क्लास है, तो इकोनॉमिक सर्वे की डिटेल तो जो मैंने कराई वो है, लेकिन अब जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे है जो 2024 में 22 जुलाई को पेश किया गया, मैं कोशिश करता हूं होपफुली कि इस वीक में, इस सप्ताह के अंदर ये टॉपिक पूरा करके आपको इकोनॉमिक सर्वे पर एक क्लास दे दूं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके वो कवर हो जाए। ठीक है भाई, चलिए इतना मैं कर सकता हूं, कोशिश करूंगा बिल्कुल इसको कवर करा दूं। तो आपने कहा जी रेवेन्यू में डिवाइड करना है, डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट में डिवाइड करना। अब देखो कई बार हमसे सवाल ये पूछेगा कि हमें कोई भी एक्सपेंडिचर देगा, लाइक हमें कोई एक सवाल देके पूछेगा, मान लीजिए एग्जांपल में वो कहेगा जब हम किसी भी व्यक्ति को इंटरेस्ट पे करते हैं, ध्यान से सुना मेरी लाइन, क्या कह रहा हूं मैं, जब भारत सरकार के द्वारा इंटरेस्ट पेड किया जाता है, यानी कि किसी को ब्याज दिया जाता है। अब इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे भाई कि सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या अगर डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट में डिवाइड करूं तो इंटरेस्ट को पे करना जो होगा वो किस तरह का होगा। अब देखो ध्यान से समझना, तो मेरे भाई याद रखना, जब आप इंटरेस्ट को पे करते हैं, क्योंकि देखो एक चीज ये होती है सर हमारी कि जब हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं या कोई भी इनकम करते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक वो जो रेगुलर हो रहे हैं, जो बार बार हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। एक वो जो कभी कभी होते हैं, और जो कभी कभी होते हैं वो हमारी एसेट या लाइबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझना, हमने इंटरेस्ट पे किया और दूसरा अमाउंट है हमने लोन पे किया। जब आप किसी को भी लोन रीपे करते हो, यानी लोन अमाउंट वापस करते हो, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया था और उस 10 लाख रुपए को आपने वापस कर दिया, तो याद रखो कि लोन अगर आप रीपे कर देते हो, रीपे करना यानी पेमेंट कर देते हो, तो आपके ऊपर जो कर्ज बढ़ गया था, जो लाइबिलिटी बन गई थी, वो क्या हो जाएगी? आप सोच के जवाब दो मुझे। अगर आपने लोन लिया था तो लाइबिलिटी बढ़ गई, कर्ज बढ़ गया था, जो कि रीपे करने के बाद कर्ज कम हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो इंटरेस्ट दिया जाता है, जो ब्याज दिया जाता है, आप कहेंगे सर हम लाइफ टाइम उसका ब्याज देते रहें, हमारा कर्जा कभी कम नहीं होगा, क्योंकि हम ब्याज देंगे, अगली बार ब्याज फिर आ जाएगा, और पे करेंगे फिर अगली बार और आ जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट पे करने से लाइबिलिटी में कोई कमी नहीं होती, लाइबिलिटी जितनी है उतनी रहती है, लाइबिलिटी में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि इंटरेस्ट आप देते रहिए, इससे कोई गिरावट नहीं आएगी। लेकिन जब इसका मूल वापस करेंगे, जब आप इसका ओरिजिनल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे, तो कर्जा कम होगा। या इसी प्रकार से समझिए कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं से, तो वो अगर आपको मिलता चला जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपने कर्ज दे रखा है किसी को, तो उतने का उतना ही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, आपको ब्याज पर भी मिलता रहेगा। तो अल्टीमेट कहने का मतलब ये कि हमारी इनकम के दो पार्ट हैं, हमारे खर्च के दो पार्ट हैं, हमारे डेवलपमेंट इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अब मेरी बात समझना, तो आप कहेंगे सर लिखना क्या है, कैसे लिखना है? देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बजट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं और उसके अंदर होने वाले डेफिसिट के बारे में बात करूं, तो ध्यान से देखना भाई, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब हम ये कहते हैं सर बजट का स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा, तो हमारे पास एक रेवेन्यू रिसिप्ट होगी और एक कैपिटल रिसिप्ट होगी, यानी एक प्राप्तियों को राजस्व कहेंगे, दूसरे को पूंजीगत कहेंगे। इसी तरह हमारा एक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होगा और एक एक्सपेंडिचर कैपिटल होगा, एक एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट होगा तो दूसरा नॉन डेवलपमेंट होगा, एक हमारा प्लान होगा तो दूसरा नॉन प्लान होगा। लेकिन मैंने कहा ये 2017 में समाप्त हो गया। अब क्योंकि जब हम बजट बनाएंगे तो ऑब्वियस है बजट में हमारे पास डेफिसिट होता है, बजट हमारा घाटे में रहता है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि कितने प्रकार के डेफिसिट होते हैं,
इससे ज्यादा कहीं भी नहीं पढ़ोगे। फिर सर एक प्रकार के डेफिसिट को फिस्कल कहते हैं, एक को प्राइमरी कहते हैं, एक को रेवेन्यू, एक को इफेक्टिव रेवेन्यू, मोनेटाइज और बजट। ये जो 6 प्रकार के मैंने डेफिसिट आपके सामने लिखे, अब मैं एक एक करके आपको सिखाऊंगा आज की क्लास में कि कौन से को रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, कौन से को कैपिटल कहते हैं, और ये डिफरेंट डेफिसिट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये आज की क्लास में होने वाला है। तो पहले आप इसे एक बार मेंशन कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं भाई। एक बार इसे मेंशन करिए भाई, एक बार इसे लिखिए जल्दी से। एक बार इसे मेंशन कर लीजिए कि बजट के अंदर इस रेवेन्यू और कैपिटल में डिवाइड होगा, खर्चा भी रेवेन्यू और कैपिटल में होगा, डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट में भी होगा, प्लान और नॉन प्लान में अब नहीं होगा, अब खत्म हो चुका। और जो डिफरेंट प्रकार के डेफिसिट हैं यानी घाटे हैं हमारे हैं, उन घाटे के प्रकार को समझेंगे। डेफिसिट के टाइप को समझेंगे, फिस्कल, प्राइमरी, रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू, मोनेटाइज डेफिसिट, बजट डेफिसिट। चलिए भाई, ठीक है भाई, डन कर रहे हैं यहां तक। और ये सभी सवाल अब देखिए एग्जाम में आपको बार बार मिलेंगे। बजट का सबसे टिपिकल पोर्शन यही है आपके पास। डन का कमेंट कर रहे हैं भाई। ठीक है भाई, अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। सभी ने लगभग डन का कमेंट किया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। बाकी पीडीएफ आपको मिलती ही है हर बार, वैसे ही लगातार मिलेगी। अब देखो भाई, अगर मैं कहता हूं कि सरकार की इनकम कहां कहां से होगी, तो आप कहेंगे सर जो गवर्नमेंट की इनकम है उसे पब्लिक या टोटल रिसिप्ट बोला जाएगा। यानी हिंदी में अगर मैं इसे कहूं आपसे कि सरकार को जितना भी पैसा मिलता है उसे आप कहेंगे सार्वजनिक या कुल प्राप्तियां। ठीक है, सार्वजनिक या कुल प्राप्तियां। ये जो सरकार की कुल प्राप्तियां हैं, देखो सरकार को जहां से भी पैसा मिलता है, मैंने कहा इसे हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो इसके एक पार्ट को कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। एक पार्ट को क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, यानी हिंदी में इसे राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। ठीक है, अच्छा जो दूसरा वाला पार्ट है, इसी को मैंने कहा कि इसको आप हिंदी में कैपिटल रिसिप्ट कहते हो, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां कहते हो। कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। अब देखो पहले एक बात याद रखिएगा कि सर ये पूंजीगत और राजस्व का अर्थ क्या बनता है। मैंने आपसे कहा जो चीजें आपके पास रेगुलर नेचर की हैं, यानी जो चीजें आपके पास बार बार होने वाली हैं, रेगुलर नेचर में आती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझना, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है सर, पहली चीज ये है, ये रेगुलर नेचर होता है इनका, यानी ये इनकम जो होती है ये ऑटोमेटिकली बार बार होती है, यानी हिंदी में इसे ये रेगुलर यानी आवर्ती प्रकृति की होगी। अच्छा, और दूसरी बात याद रखना कि ये जो आपकी इनकम होगी, इससे आपकी सरकार की यानी एसेट और लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट अफेक्ट
एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की जो एसेट और लाइबिलिटी है, एसेट कहते हैं संपत्ति को जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है, और लाइबिलिटी कहते हैं हमारे ऊपर जो कर्ज होता है उसे, यानी हिंदी में कहूं तो संपत्ति व देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, व देयता पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसे कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। अच्छा, जो इनकम आपकी रेगुलर नहीं है, जो बार बार नहीं होती है, जो आपकी नॉन रेगुलर है, जो आपकी नॉन रेगुलर है, यानी जो गैर आवर्ती प्रकृति है, जो बार बार नहीं होती है, या जो आप कहेंगे अफेक्ट द एसेट एंड लाइबिलिटी, जिसकी वजह से एसेट और लाइबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, द एसेट्स एंड लाइबिलिटी, संपत्ति व कर्ज पर प्रभाव पड़ता है। संपत्ति व देयता पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपके माइंड में जो जो चीजें आती है वो समझना ध्यान से। एग्जांपल के तौर पर अब मैं आपसे कहता हूं कि बताइए गवर्नमेंट को पैसा कहां कहां से मिलता होगा। जैसे एग्जांपल बोलेंगे कि सरकार को टैक्स के रूप में बहुत सारा पैसा मिलता है, सरकार को हर साल रेगुलरली टैक्स के रूप में पैसा लगातार आता रहता है। इसके अलावा सरकार, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई फीस जमा करते हैं स्कूल या हॉस्पिटल की, कहीं कोई व्यक्ति जुर्माना भरता है, मान लीजिए कोई सरकारी कंपनी को प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं कोई ब्याज देता है। अब ये जो चीजें होती है ये भी सरकार की इनकम बनती है। भाई अगर कोई टैक्स दे रहा है तो ये भी गवर्नमेंट की इनकम है। मान लीजिए आप कहीं पर कोई भी व्हीकल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे थे और आपने कोई भी रूल वायलेशन कर दिया, जुर्माना भरना पड़ गया, सरकार की इनकम है। आपने किसी भी सरकारी स्कूल या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया तो उसकी फी देनी पड़ गई, थोड़ी सी ही होगी लेकिन पे करनी पड़ी। या जो सरकारी कंपनी लाइक आरबीआई ने इस साल 2,11,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया, एक साल का प्रॉफिट 2,11,000 करोड़ रुपए, ये सरकार की इनकम बन गई। जैसे अभी समझना, सरकार ने जब डिसइन्वेस्टमेंट करती है, सरकार जब अपनी संपत्ति को बेचती है, विनिवेश करती है, जैसे एग्जांपल के लिए सरकार ने एलआईसी के 3% शेयर बेचे। जब एलआईसी के 3% शेयर बेचेंगे तो सरकार को क्या होगा, पैसा मिलेगा। सरकार ने एयर इंडिया को बेचा, कितना मिला, 18,000 करोड़ मिले, तो ये भी इनकम है। और सरकार जितना उधार लेती है ये भी सरकार की इनकम साइड में आता है, क्योंकि सरकार बजट पूरा करने के लिए उधार लेती है। लेकिन अब सोचना, ये जो 4 तरीके की इनकम है सर, अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो क्या होगा, सरकार की एसेट में कमी होगी। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं कह दूं सरकार अगर डिसइन्वेस्टमेंट करती है यानी विनिवेश करती है, जिसका मतलब आपने बताया सरकार अपनी कंपनीज के शेयर को बेचती है, अपनी कंपनीज को बेचती है, विनिवेश करती है, तो सरकार को पैसा तो मिलेगा, लेकिन मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर पैसा मिलेगा, लेकिन इससे जो सरकार की एसेट है, सरकार की संपत्ति है, वो जो कंपनी अभी सरकार की है वो बिक जाएगी, वो कम हो जाएगा, सरकार की संपत्ति में कमी आ जाएगी। इफेक्ट होगा या नहीं आप बताएंगे मुझे। तो अब क्योंकि इसकी वजह से सरकार की संपत्ति कम हो रही है डिसइन्वेस्टमेंट करने से, ये कैपिटल नेचर का होगा। अगर मैं इसी तरह आपसे कहता हूं यहां पर कि सरकार के द्वारा, देखो यहां उधार लिया जाता है, पब्लिक डेब्ट किया जाता है, सार्वजनिक ऋण लिया जाता है, तो पब्लिक डेब्ट का मतलब होता है सार्वजनिक ऋण, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहूं तो उधार लेने से होता है। अब जब भी सरकार उधार लेती है बजट पूरा करने के लिए, तो हमें पता है भाई ऐसा करने से क्या होगा कि सरकार के ऊपर जो लायबिलिटी है, सरकार के ऊपर जो कर्ज है, जिसे देयता कहते हैं या सामान्य शब्दों में कर्ज कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना। तो जब भी मैं कहता हूं डिसइन्वेस्टमेंट या पब्लिक डेट, ये वाली जो इनकम होगी वो क्या कहलाएगी, वो कैपिटल रिसिप्ट में कहलाएगी। इसके अलावा अगर मैं कहूं जो टैक्स वाली इनकम है, जितना भी पैसा टैक्स के रूप में मिला, चाहे कोई सी भी टैक्स के रूप में हो, जितनी भी टैक्स वाली इनकम है, चाहे कोई सा भी टैक्स हो आपका, ये आपके पास जो होगी ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। क्योंकि सरकार जब ये टैक्स लेती है तो ये बदले में देने की बात नहीं करती कभी भी। ये कोई कर्ज नहीं है हमारा सरकार के ऊपर कि सरकार हमें बाद में वापस करे,
या दूसरी इनकम को कहते हैं नॉन टैक्स इनकम। जैसे मैंने कहा टैक्स के अलावा यानी कि इनकम, मान लीजिए मैंने कहा जिसे गैर टैक्स या करेत्तर भी बोलते हैं, गैर टैक्स बोलते हैं। जैसे आप कहेंगे मान लीजिए कि किसी ने कोई फीस जमा करी, अब ये फीस का पैसा सरकार को मिला लेकिन ये टैक्स में नहीं आता, ये सरकार की नॉन टैक्स कैटेगरी है। या मैं कहूं किसी ने कोई पेनल्टी, कोई जुर्माना लग गया, याद रखना जब किसी पर कोई जुर्माना लगा और उसने वो जुर्माना दिया, सरकार की ये नॉन टैक्स इनकम मानी जाएगी। या मैं कहूं मान लीजिए कि कोई भी आपने ब्याज रिसीव करा, अगर इंडिया ने मान लीजिए किसी को उधार दे रखा है, जैसे बांग्लादेश को दिया है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका को दिया है, तो वहां से क्या होगा, ब्याज प्राप्त होगा। अगर ब्याज मिल रहा है तो ये भी एक इनकम हो जाएगी, ये नॉन टैक्स कहलाएगी। जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनका डिविडेंड मिलेगा, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनका डिविडेंड सरकार को मिलेगा। जैसे मैंने कहा एसबीआई का रिसीव्ड होगा, तो जब ये डिविडेंड रिसीव्ड होगा, लाभांश प्राप्ति होगी, तो आपने कहा लाभांश प्राप्त करना, ये भी सरकार की इनकम है। जब कहीं से कोई पैसा मदद के लिए आएगा, ग्रांट्स होगी यानी सहायता राशि मिलेगी, अगर कहीं से कोई भी सहायता राशि मिल रही है, याद रखो, तो ऐसी इनकम को क्या कहा जाएगा, तो ऐसी इनकम को याद रखना हम कहेंगे कि वो नॉन टैक्स में आएगा। या मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई भी एस्चीट मिलती है, एस्चीट का मतलब होता है जब किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास संपत्ति तो है लेकिन अब उसके बाद उसकी संपत्ति का कोई अधिकारी नहीं है सर। रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं वो सारी इनकम को पवन जो कि कैपिटल नेचर के अलावा रहती है, यानी जो गवर्नमेंट को रेगुलरली तौर पर मिलती रहती हैं और इससे सरकार की एसेट या लायबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट करने से एसेट कम हुई, इसलिए कैपिटल नेचर हो गई, इनकम का पार्ट हो गया। या पब्लिक डेप्ट यानी उधार लेने से कर्ज बढ़ गया तो ये कैपिटल का हो गया। बाकी सारी इनकम, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी इनकम को रेवेन्यू मानते हैं। रेगुलर ही आती रहती है बार बार लगातार। तो आपने कहा जब किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें किसकी हो जाएंगी, वो गवर्नमेंट की हो जाएंगी, और इसीलिए उस इनकम को आप गवर्नमेंट की इनकम मानेंगे। या इसके अलावा अगर मैं कहूं जैसे कोई भी आपने बिजनेस करा और बिजनेस करने का आपने लाइसेंस जारी किया, भाई आपको पता है कि लाइसेंस अगर लिया जाए किसी भी कारोबार को करने का तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है, लाइसेंस अगर जारी किया जाए। तो मेरी बात पहले ध्यान से समझना, मैं फिर कह रहा हूं 1 मिनट बाद समझना। यानी ये नॉर्मल होने वाली इनकम है, इसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, और ये वाली जो इनकम है इसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो ध्यान से, इसका एक डिफरेंस समझना भी। अगर मैं इसी के बारे में कहूं आपसे कि सर हमारे पास एक होता है कि इसी तरह से जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, जो हम खर्चा कर रहे हैं, बार बार जितना भी खर्चा कर रहे हैं हम लोग लगातार, अगर हम उस खर्च के बारे में देखें तो इसी तरह देखो हमारे पास 2 चीजें आएंगी सर। उन 2 चीजों में देखो क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। भी लिखना मत, मैं लिखने का टाइम अलग से दूंगा भाई, अब 2 मिनट देना मुझे। अगर मैं कहूं ऐसा कोई भी खर्चा है जो हमारे पास रेगुलर नेचर का खर्च है, जो ऐसा खर्चा है जो हम बार बार कर रहे हैं और इससे हमारी एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जिस खर्चे से हमारी एसेट पर, हमारी लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस खर्च से हमारी एसेट पर, हमारी लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे बताना उस खर्च को क्या कहा जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि जितने भी हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हैं, यानी हमारा कुल व्यय है, समझना भाई बात को, अभी जितना भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है यानी हमारा कुल व्यय होगा, अपने का जी अगर पहला कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी पहले को कहेंगे राजस्व व्यय, ऐसा व्यय जो हमारा रेगुलर होगा जिससे एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय, और इससे हमारी एसेट और लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। जैसे अब मैं आपसे कहता हूं खर्चा कहां सरकार करती है, मान लीजिए सरकार इन्वेस्टमेंट करने में खर्च करती है। मान लीजिए कोई सरकार नई कंपनी बना रही है, नया बैंक बना रही है, सरकार ने राफेल खरीदे हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदे, सरकार ने जितना भी पैसा निवेश कर रही है सरकार, दोबारा समझना दीपिका भी समझा रहा हूं इतना, तो जब जब आप निवेश कर रहे हो कहीं पर, किसी भी काम में पैसा लगा रही है सरकार, तो आप कहोगे इससे क्या होगा, सरकार का खर्चा तो होगा लेकिन सरकार की एसेट यानी सरकार की संपत्ति बताओ क्या हो जाएगी। तो सरकार अगर किसी काम को करने में निवेश करेगी, सरकार की संपत्ति बढ़ जाएगी। बहुत ध्यान से देखना। अब देखो
मैंने एग्जाम्पल कहा कि कोई भी सरकारी बैंक बनाया जाए तो ये इन्वेस्टमेंट करना होगा, सरकारी बैंक बेचकर प्राइवेट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसइन्वेस्टमेंट। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, अगर सरकार इन्वेस्टमेंट करती है तो खर्चा होगा और सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो पैसा आएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से मैंने क्या कहा, एसेट जो है वो हमारी बढ़ जाएगी सरकार की यानी, और डिसइन्वेस्टमेंट करने से सरकार की एसेट कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा सरकार ने एयर इंडिया को बनाया तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ, सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। अब बात क्लियर हो गई होगी दीपिका, एक बार यस कह दो कि इन्वेस्टमेंट हो या डिसइन्वेस्टमेंट ये हमेशा कैपिटल नेचर है। या फिर मैंने कहा उधार लिया था हमने तो हमारा कर्ज बढ़ गया था, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, यानी जो हमने ऋण लिया था, जो उधार लिया था, अगर आप इसे वापस कर दे तो क्या होगा, सार्वजनिक ऋण जो है हमारा उसको अदा कर दे, उसका भुगतान कर दे, ऋण पे कर दे तो बताइए क्या होगा। तो आपने कहा सार्वजनिक ऋण जो है इसका भुगतान कर दिया जाए, इसको अदा कर दिया जाए, पे कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए, तो हमारे ऊपर जो कर्ज बन गया था, उधार लेने से कर्जा बढ़ जाता है और उधार वापस कर दे तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, सरकार की जो देयता है, जो कर्ज है सरकार का, वो आपका कम हो जाएगा। अगर बात समझ में आई हो यहां तक तो यस कहना। तो आपने कहा जी इस तरह से, और बाकी के जो खर्चे हो गए, जितने भी सरकार खर्च करती है, मान लीजिए सरकार कोई भी सरकारी एम्प्लॉई है उसको सैलरी दे रही है या पेंशन दे रही है, भाई अगर काम कर रहा है वर्तमान में तो सैलरी, रिटायर हो चुका है तो पेंशन। अगर सरकार किसी को सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे भाई उसे, तो सैलरी देना, पेंशन देना आपका जो होगा ये इसमें आ जाएगा। अच्छा दूसरा क्या है, देखो यहां पर मान लीजिए सरकार सब्सिडी देती है, आपको पता है ना सरकार द्वारा हमें बहुत सारी चीजें बहुत सस्ते दाम पर मिलती हैं और ये बहुत बड़ा अमाउंट जाता है सरकार का इसमें। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूं, सर हमें 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलते हैं। अब इतना सस्ता तो मार्केट में नहीं है ना भाई, सरकार हमें सब्सिडी दे रही है। गैस सिलेंडर मान लीजिए 1100 रुपए का हमें 500 में मिल रहा है, 600 में मिल रहा है, 800 में मिल रहा है, तो सरकार 300 रुपए की जो छूट दे रही है वो हमारी सब्सिडी है। यूरिया का एक कट्टा लगभग जो किसान खेतों में यूज करते हैं 4000 रुपए वाला 400 का मिलता है, तो बाकी के 3600 रुपए लगभग सरकार सब्सिडी दे रही है। तो सरकार जब जब सब्सिडी दे रही है, सरकार का नुकसान है, सरकार का खर्चा हो रहा है, लेकिन ये जरूरी है देश के गरीब वर्ग के लिए। या सरकार से मैं आपसे कहूं कि सरकार ने जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने, कि जो गरीब हैं उनके लिए सरकार ने एक स्कॉलरशिप का इंतजाम किया, छात्रवृत्ति का इंतजाम किया, तो ये सरकार का खर्चा है। मान लीजिए सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, अगर किसी को ब्याज देना पड़ रहा है, अगर सरकार ने जो उधार लिया है जापान से, अमेरिका से, रशिया से, उसका ब्याज देना पड़ रहा है तो ये खर्चा हो जाएगा हमारा। या मैं आपसे कहता हूं सरकार ने बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम चलाई हैं, गरीबों के कल्याण करने की योजनाएं चलाई हैं, सस्ते दाम पर या फ्री में लोगों को सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है, अगर तो सामाजिक कल्याण योजनाओं पर सरकार खर्च करती है। अब ये चीजें ऐसी है जो देश के लिए जरूरी तो है, लेकिन इनसे सरकार के कोई भी एसेट के बढ़ने या घटने की बात नहीं होती है। या सरकार ने मान लीजिए ग्रांट्स दिए हैं, हम कई बार ना गरीब देशों को मदद करते भी हैं भाई, ग्रांट्स पेड किए यानी सहायता दी है किसी को। अगर सहायता में दिया जा रहा है तो ऑब्वियस है सहायता देने में हमारा खर्चा होगा, तो वो आएगा इसके अंदर। या इस प्रकार की और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारी, वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो आपने कहा जब हम पैसे की बात कर रहे हैं सर, अब कुछ आने वाला है और कुछ जाने वाला है, लेकिन अब एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है ध्यान से समझना भाई। मैं 1 मिनट और लूंगा आप लोगों का, उसके बाद आपको लिखने का टाइम दूंगा इसके बारे में। लेकिन आप जानते हैं पहले प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, क्वेश्चंस करने भी जरूरी है, और एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो बहुत जरूरी है। 1 मिनट वेट कीजिएगा। एक सेकंड। अब देखिए आपने कहा जितनी भी इनकम है या जितने भी खर्च है हमारे पास, हमने उसको मेजरली
दो पार्ट में डिवाइड करा। देखो दिमाग में एक ही बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात हो या उधार से रिलेटेड बात हो, ये कैपिटल में है। उसके अलावा बाकी सारे रेवेन्यू में है। उधार से रिलेटेड कोई बात हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो तो वो कैपिटल नेचर का पार्ट होगा। देखिए भाई, अब इसको पहले ध्यान से समझिएगा, जो मैं कह रहा हूं उसको पहले यहां पर फोकस करेंगे। अब जैसे कि एक सवाल ये पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर, निम्नलिखित में कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है, यानी सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां हैं उनका घटक नहीं है। देखो याद रखना, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, पहले सवाल को ध्यान से देखना। अब यहां चार ऑप्शन दिए गए और मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ कि सरकार को जब भी कोई पैसा टैक्स के रूप में मिलता है, तो मैंने बताया आपको कि टैक्स के रूप में मिलने वाला कैसा होता है, इसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, राजस्व प्राप्ति कहते हैं। जब सरकार को डिविडेंड या प्रॉफिट के रूप में मिलता है, यानी कि आप इसे नोटबुक में चेक करेंगे, अभी लिखेंगे जब, तो आप देखेंगे सर ये भी रेवेन्यू में आता है। जब सरकार द्वारा इंटरेस्ट लिया जाता है तो ये भी मैंने बताया ब्याज लेना, ये भी आपके पास रेवेन्यू में आता है, क्योंकि मैंने आपके दिमाग में एक बात फिट कर दी है, उधार की बात हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो आपने कहा जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करके लेती है, सरकार अपनी कंपनी के शेयर को बेच देती है, पूरी कंपनी बेच देती है, तो इसको करने को आपने बताया इसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, इसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर, ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू, लेकिन ये रेवेन्यू नहीं है। अब क्योंकि ये पूछा था कौन सा रेवेन्यू नहीं है, तो मेरा जवाब होगा सी, ये मेरा रेवेन्यू नहीं होगा। अब बात सबको समझ में आई हो तो यस कह देना। मैंने कहा ना भाई, इतना आसान थोड़ी एग्जाम क्वालिफाई करना या एग्जाम के बारे में बहुत सारी चीजों पर बात करनी है। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो यहां पर देखो पूंजी बजट में आती है। देखो एक बात ध्यान रखना, जब मैं ये कहता हूं पूंजी बजट, पहले बात समझना, तो आपने कहा सर ये पूंजी प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है या पूंजीगत व्यय है। देखो पूंजीगत बजट का मतलब है पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत व्यय, दोनों में से कोई भी हो। अब जरा इस सवाल को देखना कि अगर मैं खर्च कर रहा हूं सड़क बनाने, इमारत बनाने, मशीन बनाने जैसी संपत्तियों के ऊपर, अगर मान लीजिए संपत्तियों के लिए मैं खर्च कर रहा हूं, एसेट के लिए मैं खर्च कर रहा हूं, तो वो पूंजीगत होगा या नहीं, ये बताना। अगर हम किसी विदेशी सरकार से उधार लें, लोन, मैंने कहा कर्जा लेना या कर्जा देना, वापस करना, या राज्य सरकार को उधार देना या उधार लेना, तो आपने कहा सर अगर हम राज्य को उधार दे रहे तो भी पूंजीगत है, अगर हम किसी विदेशी सरकार से ले रहे हैं, दे रहे हैं उधार तो भी है, और अगर कोई हम संपत्ति बना रहे हैं, एसेट बना रहे हैं, आपने वैसे भी लिखा था एसेट को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम सड़क बनाकर, बिल्डिंग बनाकर, मशीन बनाकर, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, एयर इंडिया को बेचना इन्वेस्टमेंट है, मींस इन्वेस्टमेंट नहीं, एयर इंडिया बेचना मींस डिसइन्वेस्टमेंट। जब सरकार बेचती है उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। यह बात मैंने आपको बिल्कुल शुरू की क्लासेस में आप देखिएगा तो आपको वहां मिल जाएगी, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आपने कहा यहां पर भी लोन का जिक्र आ गया, यहां भी लोन आ गया, यहां एसेट के बारे में बात हो गई, ये सारी की सारी टर्म जो हो गई, यानी इसका मतलब ये हो गया यहां पर ये चीजें। देखो एग्जाम में इसी तरह सवाल पूछा गया, ये सरकार के पूंजीगत बजट में होंगे, यानी कि पूंजीगत नेचर के होंगे। अब इसे आप करके बताइए, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूं, सबके कमेंट पढ़ूंगा किसने क्या कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कौन कौन सी पूंजीगत है, आपको यह बताना है। पहले पूंजीगत कौन सा है, इसमें कौन कौन सा पूंजीगत नेचर का होगा, यह बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए, मुझे बताइए जल्दी से। धर्मेंद्र कह रहे हैं सी होगा, चलिए देखते हैं सी होगा या नहीं, बाकी लोग क्या कहते हैं। रोहित भी सी कह रहे हैं, चलिए
बाकी लोग बताएं। मनीषा कह रही है डी होगा, एमडी कह रहे हैं सी होगा। चलिए बाकी देखते हैं। पहले बताओ मनीषा का आंसर जो है वो गलत है भाई, क्यों? देखो यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? मुझे एक बात बताओ, जब जब सरकार डिसइन्वेस्ट करती है, अभी अभी आपने बोला सर ये पूंजीगत तो होता ही है। भाई ये तो इतनी बार कर लिया सर, एक नंबर तो होना ही होना है। बिना एक नंबर के तो आंसर बन ही नहीं सकता, तो बी तो हो ही नहीं सकता। बी किसी ने कहा भी नहीं है, डी बस एक ने कहा था। अब देखो ध्यान से, तो आपने कहा सर उधार किसी से भी लिया जाए, उधार किसी से भी हो, उधार किसी को भी दिया जाए, ये कैपिटल होता है। लेकिन जो ब्याज होता है, मैंने क्या कहा था, ब्याज कैपिटल नहीं होता, ब्याज हमेशा रेवेन्यू होता है। सर क्यों? क्योंकि ब्याज कितना भी लिया जाए या दिया जाए, ब्याज के लेने या ब्याज के देने से कर्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब पवनेश क्या होगा, प्रतिभा क्या होगा? ये क्वेश्चन की क्वालिटी देखकर ही आपको विश्वास आना चाहिए कि आपकी तैयारी जो चल रही है वो बहुत बेहतर चल रही है। इसलिए ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया पहले कुछ भी और उसके बाद चाहे क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर हमारी जिम्मेदारी पढ़ाने की है तो हमारी जिम्मेदारी क्वेश्चन सॉल्व कराने की भी है, कि पढ़ाई ऐसी हो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। अगर आपने अभी दिक्कत परेशानी कहीं नजर आ रही है तो सोचो सर क्योंकि ये लोन नहीं दे रहा ले रहा है, बल्कि उसका ब्याज का लेन देन कर रहा है, और ब्याज को आपने बताया देखेंगे हम इसे, ये रेवेन्यू होता है, इसे छोड़कर बाकी सारी टर्म आपने देखी, लोन दिया जाए या लोन लिया जाए ये कैपिटल नेचर होता है। तो इसीलिए मैंने कहा इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है वो ये है कि आप इसे बिल्कुल आराम से इसे एक बार नोट कर लीजिए। आज की दूसरी स्लाइड को नोट कर लीजिए, कहीं कोई समस्या डाउट लगे दोबारा पूछिएगा, इसे नोट कर लीजिए। एक बार इसे नोट कर लें। चलिए भाई कोशिश करेंगे। हाँ, मेरे पास तो हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन भी हैं, लगभग 150 क्वेश्चन भी हैं। इससे पता चलता है ना कि भाई हमें भी चीजों को बेहतर करने का चांस मिलता है। ठीक है, इस बजट की फाइल में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कम से कम 160 क्वेश्चन की फाइल पेज है ये पूरी फाइल। पहले इसको करिए ध्यान से। चलिए अच्छा, वो 6 का डी था, ओके कोई बात नहीं मनीषा, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपने 7 का 8 का सी किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका आंसर कीजिए भाई, पहले इसको नोट कर लीजिए। मैंने क्या कहा ध्यान से, जो रेगुलर हो, जिससे एसेट पर लाइबिलिटी पर कोई फर्क ना पड़े। एक बार इसे डन करें और कमेंट करें।
चलिए भाई, डन है, यहां तक सभी का कमेंट आ रहा है भाई। 2-3 दिन मुझे और दीजिए बस। एक्चुअली अभी मैंने बताया था कुछ रीजन की इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है अभी, तो इसीलिए वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बस, अदरवाइज तो आपका फिक्स ही रहता है हमेशा। ठीक है, और एक बार में बिल्कुल कंफर्म करके अगर चेंज करना भी होगा तो एक बार फिक्स कर दूंगा भाई। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर को कैसे डिवाइड करेंगे सर? जब हम टोटल एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेंगे तो किस तरह से होगा? ठीक है भाई, तो जो रेगुलर खर्चे होंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, और जो रेगुलर नहीं है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बीपीएससी का एग्जाम 17 नवंबर तक है, और 17 नवंबर तक देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आती है धर्मेंद्र, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि बीपीएससी में आने वाला मोस्टली कवर हो जाएगा, जितना बीपीएससी में आता है या यूपी के आरओ एआरओ में आता है। और 27 अक्टूबर को, इस बार आप जानते हैं ना भाई, अक्टूबर की 27 तारीख को यूपी पीसीएस का होगा। सर क्या क्वेश्चंस नोट्स? हाँ बिल्कुल अपलोड होंगे दीपिका, हर एक दिन आज तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको क्लास में, वो हर क्लास के अंदर आप जाइए पीडीएफ को देखिए, उसके लास्ट में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितने क्लास में कराता हूं सारे क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ताकि आप घर पर रिवाइज कर सके चीजों को। तो आपने कहा ये डिवाइडेशन भी हमने कर लिया, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब मेरी बात समझना ध्यान से। जब मैं ये कहता हूं कि भाई हम अपने एक्सपेंडिचर को ऐसे भी डिवाइड करते हैं कि कौन कौन सा हमारा डेवलपमेंट करेगा और कौन कौन सा नॉन डेवलपमेंट। एक तीसरी स्लाइड और लिखिएगा ध्यान से, सर ये वाली बात समझ में आ गई हमारी, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। बीपीएससी टीचर वाला, हाँ टीचर वाला, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। उसमें माइक्रो भी बहुत अच्छी आती है, उसके लिए थोड़ा ज्यादा समय जाएगा, लेकिन जहां तक टीआरई 4 आएगा तब तक उम्मीद करते हैं सारा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बीपीएससी टीआरई 4 आप कह रहे हो तो वो भी हो जाएगा भाई, क्योंकि पीजीटी लेवल ही तो है वो टीआरई 4 जो है, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस उसका सिलेबस बड़ा है। हम तो पूरा ही सिलेबस करने वाले हैं क्लास में। अब मेरी बात समझना, अब मैं ये कहता हूं कि अगर सर मान लीजिए कि खर्च को ऐसे ना डिवाइड करें, बल्कि मैं देखो आगे दिखा रहा हूं ऐसे कर दें, यानी जिन खर्चों से देश में डेवलपमेंट आता है और जिन खर्चों से डेवलपमेंट नहीं आता। जैसा समझना, मैं कहता हूं पुलिस व्यवस्था। अब क्या कहोगे मुझसे, सर पुलिस बहुत जरूरी है समाज के लिए, समाज की समस्याओं का समाधान पुलिस के पास है, समाज में होने वाली अस्थिरता जो है उसको सरकार पुलिस सॉल्व करती है। लेकिन अब देखो यहां पर पुलिस से देश में कोई डेवलपमेंट नहीं आता, क्योंकि ये देश में सामाजिक व्यवस्था को अच्छा तो कर सकती है, विकास नहीं करती। मैं कह रहा हूं देश की बॉर्डर पर आर्मी है, देश के लिए बहुत जरूरी है, देश के प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, पर ये देश का डेवलपमेंट नहीं करती है। देश में जज है, न्यायपालिका बनी हुई है सर, और जो जज बने हैं, न्यायपालिका बनी है, सरकारी वकील हैं, ये सामाजिक न्याय लेकर आते हैं देश में, लेकिन इनसे डेवलपमेंट नहीं आता। डेवलपमेंट किससे आता है? आप इंडस्ट्री सेटअप करिए, डेवलपमेंट आएगा। सड़कें बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कीजिए, डेवलपमेंट आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर करने से क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन को बेहतर कीजिए, स्कूल्स बनाइए, हॉस्पिटल्स बनाइए, डेवलपमेंट होगा। हाउसिंग, घर बनाइए, आवास बनाइए, डेवलपमेंट होगा। इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करिए, डेवलपमेंट आएगा। यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जब आप बात कर रहे हो इकोनॉमिक टर्म के अंदर, तो डेवलपमेंट आएगा जिन चीजों से, उनको क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। चाहे शहर का विकास हो, गांव का विकास हो, इंडस्ट्री बनानी हो, हेल्थ सेक्टर करना हो, अच्छा। लेकिन जिनसे आप कहोगे खर्चे जरूरी तो हैं पर डेवलपमेंट नहीं होता, उन्हें कहेंगे इसे। तो इसको आप नोट कर लेंगे कि क्या खर्चे डेवलपमेंट में हैं। इसको हिंदी में कहते हैं ग्रामीण विकास। अगर आप ग्रामीण विकास पर खर्च कर रहे हो तो डेवलपमेंट आएगा। अर्बन डेवलपमेंट का मतलब है शहरी विकास करना, अगर आप इस पे खर्च कर रहे हो तो डेवलपमेंट आएगा।
लेकिन पुलिस पर, न्यायपालिका पर, ब्याज देने में, प्रशासनिक सेवाओं को, लॉ एंड ऑर्डर को करने में, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन, ग्रांट, इन सब में अगर खर्च कर रहे हो तो इससे डेवलपमेंट नहीं आएगा। अगर आप देश में मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी पे खर्च कर रहे हो तो ये डेवलपमेंट लेकर आएगा ना। एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा क्षेत्र, मान लीजिए घर में, हमारे देश में आवास, हाउसिंग हो रही है सर, हाउसिंग यानी आवास, घर बनाने पे खर्च कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाने पर, तो ये भी डेवलपमेंट लेकर आएगा। लेकिन अगर आप किसी की सहायता कर रहे हो, सैलरी पेंशन दे रहे हो, सब्सिडी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च कर रहे हो, है ना, कानून व्यवस्था बनाने पे खर्च कर रहे हो, तो इससे डेवलपमेंट नहीं आएगा, समाज के लिए जरूरी तो होगा। अब मेरी बात बहुत गहराई से समझना, बहुत बहुत ध्यान समझना। कोई बात नहीं, मैं दोबारा लगा दूंगा, पहले आप इसे एक बार कर लीजिए एमडी। तो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, देखो स्कॉलरशिप मिलने से डेवलपमेंट नहीं होगा, स्कॉलरशिप मिलने से उस इंडिविजुअल का बेनिफिट होगा, एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा। जब हमारे पास स्कूल्स बनेंगे, एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करेंगे, यानी उस इंडिविजुअल की मदद करने से स्कॉलरशिप बनती है सिर्फ। यानी एक व्यक्ति मान लीजिए गरीब है, उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, तो आप कहेंगे फिर तो स्कॉलरशिप के अलावा सब्सिडी भी ऐसी है कि एक इंसान के पास पैसा है, वो खर्च करता है, लेकिन गरीब है तो उसको सस्ते दाम पर दिया जाता है। तो स्कॉलरशिप उसकी फाइनेंशियली कंडीशन को बेहतर कर सकता है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होने पर डेवलपमेंट होगा। ये दोनों बातें आपस में अलग अलग है भाई, ठीक है। चलिए, तो ये डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। अब मैं जो कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा ना, हल्की चीजें भी आती हैं एग्जाम में, भारी चीजें भी आती हैं। मैं 2 क्लास से पढ़ा रहा था, बहुत आसान आसान चीजें, आज मुश्किल लेकर आया हूं मैं। लेकिन अब मेरी बात समझना, इससे पहले आपने ये किया था। अब मैं एक सवाल करता हूं कि हमारा बजट जो है, देखो किसी भी देश का जो बजट है ना, अब मैं आपको ये बताऊं कि बजट हमेशा देश में क्या होता है सर। अगर ये कहूं मैं आपसे, ध्यान से सुनना मेरी लाइन को, अगर मैं आपसे कहूं, लिखना रह गया हो कोई बात नहीं, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक बात बताओ, जब मैं कहता हूं कैपिटल बजट, तो अल्टीमेट इसका मतलब क्या कहता हूं मैं? कैपिटल बजट का मतलब मैं किस किस चीज को शामिल करता हूं? कैपिटल बजट यानी पूंजीगत बजट। बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहता हूं कि हम पूंजीगत बजट से रिलेटेड चीजों के बारे में, तो आप क्या कहोगे सर? पूंजीगत बजट टर्म का मतलब हुआ कि इसमें कैपिटल रिसिप्ट भी ली जाएंगी और कैपिटल नेचर की पेमेंट भी ली जाएगी। बोलो हाँ या ना। ध्यान से समझना, कैपिटल नेचर की इनकम कहां से आती है और कैपिटल नेचर की पेमेंट कहां कहां पर होती है। अगर मैं कहता हूं रेवेन्यू बजट, ये सवाल ऐसे करके भी आएगा, याद रखना। तो रेवेन्यू बजट का मतलब क्या हुआ? राजस्व बजट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया जो राजस्व नेचर की है, उनकी इनकम और उनके एक्सपेंडिचर की बात हो रही है भाई। बोलो भाई, राजस्व बजट का मतलब मैं क्या क्या मान के चलूंगा? रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो ही लिख देता हूं, चलिए। ओह सॉरी, हाँ ठीक है।
किसी भी देश का जो बजट होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है? अगर मैं कहूं आपसे किसी भी देश में बजट आता है ना, उसके 3 टाइप होते हैं। पहला, बैलेंस्ड बजट। अगर मैं कहता हूं कोई ऐसा देश है जिसके बजट के अंदर जितनी उसकी इनकम है उतने ही उसके खर्चे भी होंगे, यानी देश में सरकार को कोई भी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी देश के बजट में उधार लेने की जरूरत ही ना पड़े तो ऐसे देश के बजट को क्या कहा जाएगा? संतुलित बजट। यानी जिस देश के अंदर जो भी टोटल रिसिप्ट होंगी, जो टोटल प्राप्तियां होंगी और जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा, ये दोनों पूरी तरह से बराबर होंगे। अगर मैं कह दूं किसी देश के बजट की कुल प्राप्ति और कुल व्यय बिल्कुल बराबर हो तो कैसा हो गया? बैलेंस हो गया। अच्छा, दूसरा एक होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट यानी आधिक्य बजट कहते हैं इसे। अगर मैं कह दूं किसी देश के बजट में जो प्राप्तियां हैं वो ज्यादा हैं और जो खर्च है वो कम है, ऐसा हो सकता है तो उसे क्या कहोगे? सरप्लस कहोगे। और एक होता है डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। अब आप बताना मुझे, सर अगर किसी भी देश का बजट घाटे का होगा तो घाटे के बजट का मतलब यह हुआ कि उसकी इनकम कम है
और खर्चे ज्यादा हैं। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ भारत का बजट कैसा होगा, इंडिया का बजट सामान्यतः कैसा होगा। इंडिया का बजट इनमें से आप बताओ कैसा होगा। सामान्यतः भारत का बजट कैसा होगा, सामान्यतः भारत का बजट घाटे का बजट होता है। कैसा कहोगे, इंडिया में कैसा बजट आता है, तो इंडिया का बजट जो आता है वो घाटे का बजट होता है। जनरली अगर आप देखिए इंडिया के जितने भी बजट आते हैं इसे डेफिसिट बजट। क्यों, इंडिया की सरकार, इंडिया की गवर्नमेंट पहले क्या डिसाइड करती है, अपने एक्सपेंडिचर। जब अपने खर्चे डिसाइड कर लेती है उसके बाद इंडिया की इनकम डिसाइड होती है, सरकार की इनकम, और हर बार ये इनकम कम रह जाती है। और मैंने कहा इस साल लगभग 18 लाख करोड़ रुपए, कितने, 18 लाख करोड़ रुपए उधार लेने पड़े इस साल हमें, अंदाजा लगाइए इसका। लेकिन अगर मैं एक सवाल और पूछूं, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जो टीआरई वाले थे ना, जो पीजीटी वाले थे, बड़ा सवाल एग्जाम में आता है। अकाउंट्स, लेखांकन की दृष्टि से देखो, लेखांकन का मतलब अकाउंट होता है, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कोई भी बजट हो, कोई भी चीज हो, एज अकाउंटिंग टर्म्स। देखो अकाउंट ये कहता है कि बजट में या किसी भी चीज की दोनों साइड हमेशा बराबर होती हैं। यानी कि अगर हमारा बजट घाटे में है तो उसको उधार लेकर पूरा करेंगे, अगर फायदे का है तो उसको रिजर्व में डाल देंगे, या फिर ऑटोमेटिकली बराबर है। लेकिन हमारा बजट सरप्लस या डेफिसिट या बैलेंस हो सकता है, लेकिन जब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है तो याद रखना कोई भी बजट ऑलवेज बैलेंस्ड होता है। अकाउंट ये कहता है कि दोनों साइड हमेशा बराबर होती हैं, इसलिए आप ये कहेंगे अकाउंटिंग टर्म्स में, लेखांकन की दृष्टि से सदैव संतुलित बजट ही होता है। कोई भी बजट आता है तो वो हमेशा कैसा होता है, वो संतुलित ही होता है, क्योंकि बजट की दोनों साइड हमेशा बराबर आती है। या अकाउंट में कोई भी चीज बनाइए आप, वो बराबर आती है। तो याद रखना इंडिया का बजट कैसा है, डेफिसिट है। किसी भी देश में सरप्लस भी हो सकता है, बैलेंस भी, लेकिन अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो हर देश में बैलेंस ही आता है, संतुलित ही आता है। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं ना, एक बार बात करनी है, कुछ समझनी है। अब मुझे बताइए भाई, कि मुझे यह पूछा जाएगा कि इसमें से यह बताइए कि हमारे बजट के अंदर, ध्यान से सुनना भाई, एक टर्म आती है फिस्कल डेफिसिट, जिसका मतलब यह है कि मुझे बजट को पूरा करने के लिए कितना उधार चाहिए होगा। इसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। बहुत ध्यान से सुनना भाई, यानी बजट पूरा करने के लिए जो हम घाटा होगा, इसके लिए जो उधार लेंगे वो कितना लिया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए उधार कैसे निकालेंगे। देखो आप कहोगे सर हमारी कुछ इनकम टैक्स से आती है, कुछ इनकम नॉन टैक्स से आती है। बहुत ध्यान से देखना, और इन दोनों इनकम को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। बोलो हाँ। हमारे पास कुछ डिसइन्वेस्टमेंट से आता है, कुछ उधार लेने से आता है, और इन दोनों को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। मुझे यह निकालना है कि मुझे उधार कितना चाहिए होगा बजट पूरा करने के लिए। मैं क्या कर सकता हूं बताओ आप। देखो इसको निकालने का एक तरीका यह बनता है सर, हम इसको ऐसे निकालें कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल खर्च कितना करना है, और जितना टोटल खर्च है, जितना कुल व्यय है, अगर उसमें से मैं ये देखूं टैक्स के रूप में कितना मिलेगा, नॉन टैक्स के रूप में कितना मिलेगा, डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में कितना मिलेगा, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, ध्यान से समझो भाई, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, मैं कह रहा हूं मान लीजिए हमारा टोटल खर्च है 10 लाख रुपए, टोटल खर्चा कितना है 10 लाख का, और मैं ये कहता हूं टैक्स में, नॉन टैक्स में और डिसइन्वेस्टमेंट, इन तीनों को करने से मुझे मिल गए 8 लाख रुपए। तो बताओ उधार कितना चाहिए होगा, सभी का कमेंट आना चाहिए।
इन तीनों को करने से मुझे मिल गए 8 लाख रुपए। तो कितना उधार चाहिए? आपने कहा इसको माइनस कर देंगे तो जो बच गया वो उधार लेंगे। तो अगर मुझे ये निकालना है कि उधार कितना चाहिए बजट के लिए, तो मैं ये काम कर सकता हूं क्या? टैक्स प्लस नॉन टैक्स प्लस डिसइन्वेस्टमेंट। ये तीनों को जोड़ लूं, टैक्स, गैर टैक्स और विनिवेश। अगर इन तीनों को मैं ऐड करके घटा दूं खर्च में से, तो जितना डिफरेंस आएगा मैं उतना उधार लेना पड़ेगा। ये इसका मतलब है। भाई जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक फिर आगे नहीं बढ़ेगी बात, क्योंकि आपको बताना है कि बात समझ में आई है नहीं। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब उधार कितना चाहिए बजट पूरा करने के लिए। ओके, अब देखो यहां पर इसका एक तरीका यह भी हो सकता है यार, कि जितना टोटल एक्सपेंडिचर है सर हमारा, यानी कुल व्यय है हमारा, उसमें से क्या करा जाए? माइनस किया जाए। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं बताओ? इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं सर रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर मैं इन दोनों को लिख दूं रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस डिसइन्वेस्टमेंट, बहुत ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं ना, आप पढ़ेंगे ना, पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। उसकी वजह क्या है कि आपने उसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया करता। तो राजस्व प्राप्तियां हैं जो, भाई इन दोनों को मैं ये लिख दूं, नोटबुक आपके पास से चेक करते रहो, प्लस विनिवेश। तब भी डिफरेंस निकाला जा सकता है। जो बच गया वो कहां से लेंगे? उधार से लेंगे। अच्छा, मैं इसी बात को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? बताना मुझे। मैं इसी बात को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां घटा दूं, लेकिन उन प्राप्तियों के अंदर उधार छोड़कर, सार्वजनिक ऋण को छोड़कर बाकी सारा इनकम जोड़ लूं और उसको घटा दूं, तब भी जो डिफरेंस आएगा वो उसी के बराबर आ जाएगा। अब भी मेरी बात समझना ध्यान से। तो आपने कहा सर अगर हम ऐसे कर देते हैं तब भी एक चीज रह गई हमारी, उसी को हमने क्या बोलना है सर? उसी को तो डेफिसिट। अच्छा, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जितना मुझे इस साल उधार लेना पड़ेगा, यानी इस बार जितना उधार लिया जाएगा, यानी जितना मेरा उधार बढ़ जाएगा, नेट इंक्रीज से ना, कम कर, अभी टाइम लगेगा मुझे 5-10 मिनट, इसे कुछ ढक दे इसके ऊपर। नेट इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट। अगर मैं ये कह दूं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो उधार है वो कितना बढ़ जाएगा। भाई इस बार मैं उधार ले रहा हूं अगर, तो उससे मेरा उधार कितना बढ़ जाएगा, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि कितनी हो जाएगी। अच्छा, मैं अभी आपको समझाऊंगा। अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक लाइन मेरी इंतजार करिएगा, अभी अगली क्लास का इंतजार कीजिएगा। मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा नेट इंक्रीज इन इंटरनल डेप्ट एंड एक्सटर्नल डेप्ट। ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि ये इंटरनल डेप्ट क्या है और एक्सटर्नल डेप्ट क्या है। लेकिन ये बात मान लेना, यानी कि सर एग्जाम में ये 5 तरीके से लिखकर आ सकता है। आंतरिक ऋण व बाह्य ऋण में वृद्धि, आंतरिक ऋण व बाह्य ऋण में वृद्धि।
तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे बजट को पूरा करने के लिए कितना देश के अंदर से, कितना देश के बाहर से, या ये कह लीजिए टोटल कितना उधार लिया जाएगा, और उसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले होते हैं ये। इसलिए जब भी एग्जाम में सवाल आएगा ना आपके पास, आपको इस काम को बड़े अच्छे से करना है। आज मैंने आपको एक ही टाइप सिखाना है भाई, ज्यादा नहीं सिखाऊंगा मैं, लेकिन अब आप मुझे 2 मिनट देंगे भाई, और अगले 2 मिनट में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आप उन 2 मिनट के अंदर मेरे सारे सवालों के जवाब देंगे भाई, जो भी मैं कहूंगा। बहुत ध्यान से, जितना कुछ पढ़ लिया उसको बिल्कुल अप्लाई करते हुए चलना। चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा ध्यान से। देखिए भाई क्या पूछा गया है सवाल में, और उसका आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए भाई, तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या होंगी? देखो मैंने क्या कहा था, ऐसी प्राप्तियां जिनसे या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आपने उधार लिया, या अगर आपने विनिवेश किया तो संपत्ति कम हो जाएगी। बोलो हां या ना। पहला सही लग रहा है, गलत? सही। पहला ठीक है। ऋण लेना और विनिवेश करना, ये इसके एग्जांपल है, ठीक है सर। ये नियमित प्रकृति के होंगे, रेगुलर नेचर के होंगे। तो आपने कहा जी ये गलत है, क्योंकि जो चीजें रेगुलर वाली होती हैं, जो नियमित वाली होती हैं, उसको आपने रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है, उसे आपने राजस्व प्राप्ति बोला जाता है, उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट का ठीक है। तो आपने कहा ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। एक और, तो सभी ने यही आंसर किया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब जो मैंने बताई बात वो आपके दिमाग में फिट हो गई है, आपने सीख लिया इसका सही आंसर क्या होगा। कौन कौन सा राजस्व व्यय है? सरकार का रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर है। कहीं डाउट लगे, दिक्कत लगे, नोटबुक ओपन करिए, चेक करिए। अभी तो आपको ये करना है काम, नोटबुक से चेक करते रहिए। अगर सरकार ब्याज दे रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ग्रांट्स दे रही है, मदद कर रही है किसी को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सरकार पेंशन दे रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर सरकार किसी को लोन दे रही है तब ये नहीं है सर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं इसलिए आंसर भी करता हुआ चल रहा हूं आपको, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर, बाकी रेवेन्यू। 1 2 3, क्योंकि 4 नंबर वाला जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे रेवेन्यू। राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा किसके बराबर होगा? मैंने क्या बताया आपसे, जितना आपको बजट पूरा करने के लिए टोटल उधार लेना पड़ेगा, बजट को कंप्लीट करने के लिए जितना उधार लेना पड़ेगा वो आपका फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा होगा। और वो घाटा आंतरिक हो या बाह्य हो, देश के अंदर से लिया जाए या देश के बाहर से, जितना भी बजट के घाटे को पूरा करने के लिए उधार लिया जाएगा वो सारा का सारा डेफिसिट क्या कहलाएगा? उसी को अपने फिस्कल डेफिसिट कहना है, उसी को राजकोषीय घाटा कहना है। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूं भाई, लेकिन अगली क्लास में जो बचे हुए डेफिसिट हैं वो, ये उधार कहां से लिया जाता है वो, और उधार लेने से इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो, सारी बातें सिखाऊंगा आपको मैं आगे। लेकिन अगली क्लास में मैं उम्मीद करता हूं आप सभी पढ़कर आएंगे, इसे रिवाइज कर आएंगे, मैं तभी आगे सिखा पाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।